राजकमल प्रकाशन समूह को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं। आपने भारत की आज़ादी के साथ अपने सफ़र की शुरुआत की थी। इन 75 सालों में आज़ादी तो कई बार हिलती डुलती रही, लेकिन आपकी यात्रा अनवरत जारी रही और आपने 75 साल का एक गौरवपूर्ण इतिहास हमारे सामने रखा। मैं हिंदी के पाठकों की तरफ से, पढ़ने लिखने वालों की तरफ से आपको साधुवाद देता हूँ। मैं जिस विषय पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ वो इस पूरे वक्तव्य का सबसे फूहड़, सबसे हल्का लगने वाला, सबसे अश्लील लगने वाला विषय, लेकिन सबसे अनिवार्य विषय है, जिस पर हिंदी साहित्य जगत अपने फुर्सत के क्षणों में, एकांत के क्षणों में शांत चित्त होकर विचार करता है। और वो ये विषय है कि हिंदी के लेखन का भविष्य जब हम देखेंगे तो क्या हिंदी के लेखन के भविष्य में हम आजीविका को देखते हैं। और जब मुझसे विषय देने को कहा गया था, हालांकि विनीत जी ने बिल्कुल छोटे 2 शब्दों में कहा, लेकिन मुझे स्पष्ट तौर पे कहा गया था कि आप इसी विषय पर बोलेंगे। जब विनीत जी मेरा परिचय दे रहे थे तो इन्होंने एक बात कही कि नीलोत्पल के लेखन में शायद गहराई उनकी रचनाओं में इतनी नहीं होगी जितना कि उनके कर्म या काम से लगता है। असल में हमारी पीढ़ी की चुनौतियां यहीं से शुरू हो जाती हैं, हम यहीं से उखड़ना शुरू हो जाते हैं। अगर किसी लेखक के परिचय में वैचारिक गहराई को लेकर संशय होगा पहले, तो ये उखड़ना होगा, लेकिन उसके बाद भी कोई लेखक अगर बोलने के लिए खड़ा हो जाएगा मंच पर, तो ये उखड़कर फिर से पत्थर पर मुट्ठी रख के अपने को गाड़ने जैसा हो जाएगा। और यही भविष्य है हिंदी का, कि आप हिंदी के जिस मुख्य धारा को, जहां पर जरा जो बात आप कह रही थी धर्म को लेकर, हिंदी की मुख्य धारा अपने आप में एक संगठित धर्म है। और नई पीढ़ी जो है वो उसी आदिवासी की तरह है जिसको आप अगर उस मुख्य धारा में शामिल कर भी लेंगे तो जैसे वो आजीविका की बात करेगी, जैसे वो कहेगी कि आजीविका के साथ सरोकार को भी लेकर लिखा जा सकता है, तो भी आप उस धर्म में, उस ढांचे में, उस समूह में बिल्कुल निचले पायदान पर पाए जाएंगे। और यह कोई दुराग्रह नहीं है, यह एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है और एक स्वाभाविक निष्कर्ष भी है जो मुख्य धारा के नाम पर अमूमन सामान्य तौर पर नई पीढ़ी के नाम पर निकाल दिया जाता है। मैं अगर कहूं कि क्या हिंदी को लेकर भविष्य में आजीविका की संभावनाएं हैं, तो मैं कोई फिल्म राइटर नहीं हूं, मैंने कोई वेब सीरीज भी नहीं लिखी है, मैंने फिल्मों के लिए गीत भी नहीं लिखा है, लेकिन मैं मुजफ्फरपुर, गाजीपुर, देवरिया, पलामू, गुमला, बाड़मेर या दंतेवाड़ा के देहात के इलाकों में अगर मुझे पाठक नहीं मिले होते तो मैं यहां बोलने के लिए मौजूद नहीं होता। मैं यहां बोलने के लिए मौजूद इसलिए हूं कि मुझे यहां पाठक मिले। और मैं आपको बताता हूं कि यहां के पाठकों तक पहुंचने के लिए मार्केटिंग कहीं नहीं काम आता है, और हिंदी में मार्केटिंग जैसी कोई चीज नहीं है। तो जब भी आप नई पीढ़ी के पाठकीय विस्तार की बात करेंगे, जब आप कहेंगे कि कोई लेखक लाखों प्रति तक कैसे पहुंचा, उसकी बिक्री का आंकड़ा यहां तक कैसे पहुंचा, तो आपको सबसे पहले और सबसे आखिरी में दोनों बार आपको उसके कंटेंट पर ही चर्चा करनी होगी। आपको सारी पड़ताल उसकी रचना पर ही करनी होगी। आप उस पड़ताल में रचना को कमजोर मान सकते हैं, आप उस पड़ताल में रचना को कई बार मान सकते हैं कि गैर जरूरी है, या उसके शिल्प में क्या खोट है, या उसकी संवेदना में प्रवाह कितना है, कितना नहीं है। यह विषय मूल्यांकन का है, आलोचना का है। और सबसे बड़ी विडंबना हिंदी में हमारी नई पीढ़ी के साथ है कि हमने नई पीढ़ी के लेखक तो पैदा कर लिए, हम आलोचक नहीं पैदा कर पा रहे हैं। हम पुराने औजार से नया गाड़ी का टायर खोल रहे हैं, लगता नहीं है, एसयूवी खुलता नहीं है, हम कहते हैं गाड़ी खराब है। हमने मूल्यांकन के औजार नए नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाए? कि नहीं, पुराना घंटी बजता रहेगा, मंदिर में जितने साइज का दिया जलता था उतना ही जलता रहेगा, 3 टाइम पूजन का विधि है इतने होगा, आरती में ये गाया जा रहा था, नया प्रयोग नहीं होगा। क्योंकि हम फिर कह रहे हैं कि मुख्य धारा को हमने एक संगठित धर्म का नाम दे दिया है, वो धर्म के रूप में ही काम करने लगा है। इसलिए नए लोग जो लाखों की संख्या में बिक रहे हैं, मेरी किताब डार्क हॉर्स को साहित्य अकेडमी ने पुरस्कृत किया, तो या तो आप ऐसी किताबों पर चर्चा करेंगे या आप साहित्य अकेडमी का विरोध करेंगे। दोनों में एक काम तो करना होगा। या तो साहित्य अकेडमी के आगे मसाइल जला के विरोध कीजिए, कैसी किताबों को आप ले आते हैं, या तो आप फिर मूल्यांकन के लिए हमें अवसर दीजिए और मूल्यांकित करके हमें खारिज कीजिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि हिंदी में लेखन जो भविष्य का है वो आजीविका देगा, और देने पर आपके मन में शंका होगी कि क्या उसमें
जो रचनात्मकता होगी, उसमें साहित्यिक प्रवृत्ति होगी कि नहीं, उसमें सामाजिक सरोकार होगा कि नहीं, उसमें राजनीतिक सामाजिक चेतना होगी कि नहीं। तो इसके लिए आपको नई पीढ़ी की किताबों को पढ़ना होगा और समग्रता से पढ़ना होगा, निष्कर्ष की हड़बड़ी नहीं। क्योंकि मैं बार बार कहता हूं कि कोई भी किताब आज के दौर में, जहां पर पाठक इतना सचेत है, जहां पर सोशल मीडिया इतना मुखर है, जहां पर मिनटों में आप खारिज कर दिए जा सकते हैं, वहां पर लाखों लाख पाठकों को पाना केवल संयोग नहीं हो सकता, केवल एक तुक्का नहीं हो सकता। तो मैं उस नई पीढ़ी की ओर से आपसे यह कहना चाहता हूं, राजकमल के इस महत्वपूर्ण मंच से, कि जब भी आप नई पीढ़ी का मूल्यांकन करें तो उसके लेखन को समग्रता में देखें और धैर्य के साथ देखें। अब दूसरी बात यह है कि कई बार देखा गया है कि जब आप पर आजीविका के लिए लेखन का दबाव होता है, यानी कि आप ऑडियो के लिए लिख रहे हैं, आप फिल्मों के लिए लिख रहे हैं, तो यह संभव है कि आप पर बाजार का दबाव होता है। मैंने अभी हाल ही में एक किताब का नाम देखा, एक कुछ लेडी मस्तराम जैसी कुछ नाम था, तो मुख्यधारा के लोग बधाई दे रहे हैं कि सच में यह ऑडियो का लेखन है, इसमें तो गजब किया आपने, क्या कैची नाम रखा आपने। तो मुझे बड़ा, तो ये जो दबाव है कि आप जब मुख्यधारा खुद को कह रहे हैं और ऑडियो के लिए लेखन करेंगे, तो आप लेडी मस्तराम जैसे टाइटल के साथ अगर उतरेंगे तो यही नई पीढ़ी के लिए नुकसान देता है। काम कहीं कोई और कर रहा है और आप पूरी पीढ़ी को उसमें समेट लेते हैं कि ये हल्का लेखन नहीं। मैं खुद ऑडियो के लिए लिखता हूं, मैं वेब सीरीज तो नहीं लिखता हूं, मैं ऑडियो के लिए लिखता हूं, मौका लगे तो फिल्मों के लिए लिखूंगा, लेकिन मैंने कभी ऑडियो के लेखन में यह समझौता नहीं किया कि ऑडियो का लेखन मेरे उपन्यास के लेखन से अलग है। अगर ऑडियो वाले को मेरे उपन्यास लेखन की शैली सूट करती है तो वो मुझे खरीदेंगे, नहीं करती है तो मुझे खारिज करेंगे। लेकिन मैं ऑडियो लेखन के लिए औघड़ टाइटल, यार जादूगर जैसे टाइटल की जगह पर कभी भी मस्त राम जैसे टाइटल नहीं रखूंगा। इसके लिए मुझे 1000 बार खारिज किया जाएगा। बाजार के का कॉलर पकड़ के हम लोग लिख रहे हैं, बाजार हमारे गर्दन पर हाथ रख के नहीं लिखवा रहा है। हम लाखों पाठकों तक बाजार का कॉलर पकड़ के अपनी शर्तों तक पहुंचे हैं। और आखिरी बात मैं ये कहना चाहूंगा, आखिरी से पहले एक बात और, कि नई पीढ़ी जब बाजार की बात करे तो उसको इतने हल्के में लेने की जरूरत नहीं है। उसको आप एक फूहड़ उद्देश्य की तरह ना देखें। हिंदी में लेखन से आजीविका एक बड़ी चुनौती है और उस चुनौती को स्वीकार करने की कोशिश, एक थोड़ी सी हिम्मत नई पीढ़ी ने दिखाई है। मेरे सर से ऊपर तक जो भी आप देख रहे हैं, और मैं अभी जो जाके रोटी तोड़ूंगा वो मैं हिंदी के अपने उपन्यास मात्र 3 किताब की रॉयल्टी से, मात्र 3 किताब की रॉयल्टी से ही मेरा जीवन चल रहा है। मैं यह बात बोलते वक्त थोड़ी मुझे शर्म और झिझक भी महसूस हो रही है और मैं महसूस कर रहा हूं कि मैं एक अश्लील नारा दे रहा हूं, लेकिन मैं फिर भी बार बार आपको कहना चाहता हूं, यह लांछन, ये पाप अपने सर पर लेते हुए, ये अपयश अपने सर पर लेते हुए कि मैं बाजार बाजार यहां बोल रहा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने जीवन में जो कुछ भी मेरा अभी हासिल है मेरी आजीविका का, वो मेरे मात्र 3 किताब के रॉयल्टी से है। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप लिखते वक्त हर बार बाजारू नहीं होते हैं, तो इसका मूल्यांकन तो खैर आलोचक करेंगे। मेरी एक गुजारिश है कि मुख्य धारा या जो भी धारा हिंदी की है, जिसमें जितना भी पानी है, थोड़ा पानी नई पीढ़ी के लिए भी निकाल के रखा जाए, अजूरी भरी सही, और नई पीढ़ी भी अपने आलोचक पैदा करे, समालोचक पैदा करे, और जो लोग हैं उनके पास नए औजार हों। आखिरी बात कि निश्चित रूप से जब आप बाजार, लोगों की पसंद, इन सब के लिए लिख रहे हैं, आप जब बार बार प्रकाशन के बाद किताब की पहुंच, इन सब पर बात करेंगे, तो हो सकता है कि आप एक समय में उत्पादक भी हो जाएं। आप पर ऐसा दबाव रहे कि आप एक उत्पादक की तरह व्यवहार करने लगे, इस विषय पर लिख दो ये चल रहा है, इस विषय पर लिख दो ये चल रहा है। तो मुझे लगता है कि एक गंभीर खतरा है, निश्चित रूप से यह खतरा गंभीर है, और इस खतरे से निपटना आपको आना चाहिए, और वह स्वयं से आएगा, वो स्वयं से आएगा। और जो लेखक की भूमिका भविष्य की होने वाली है, यह भी कोई परंपरा लेखन की तय नहीं करेगी, कोई विचारधारा तय नहीं करेगी कि भविष्य का लेखक कैसा होगा, यह स्वयं से तय होगा। सरसों की फूल को सूंघे बिना सरसों पर कविता कोई लिख भी देगा और उसको आप भारत भूषण अग्रवाल दे भी दीजिएगा, तो क्या हम लोग उसका कर लेंगे। आप अगर
क्रांतिकारी कोई रचना रच भी देंगे और जमीन पर उतरने की बारी आएगी, आप अपने उदासीनता से अपने कायरता को ढक भी लेंगे तो हम आपका क्या कर लेंगे। तो कई प्रतिभाशाली लेखकों की कायरता जो अंदर बैठी हुई है वो कई बार उदासीनता ओढ़ लेती है और कहती है कि हमें इससे क्या, तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते, ये स्वयं से तय होगा। ये कोई वैचारिक धारा तय नहीं करेगी कि भविष्य का लेखक कैसा होगा और उसकी भूमिका कैसी होगी, ये स्वयं की चेतना से आएगी। कई बार आपका लेखन आपको मजबूत करता है, कई बार आप लिखे हुए पढ़ के खुद मजबूत होते हैं, कई बार आप लिख के अपने लेखकों को, अपने समय को मजबूत करते हैं। तो आप एक दूसरे से प्रेरित होते रहिएगा, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और अंत में एक बार फिर से कि विचारधाराओं की लठैती का लेखन ही मुख्य धारा नहीं है। इसलिए जब भी मैं आजीविका की और मेरी पीढ़ी आजीविका की बात करे तो आप यह बात उसमें संलग्न मानिए कि इसमें सरोकार होगा, इसमें सामाजिक सरोकार होगा, इसमें भी राजनीतिक सरोकार होगा, इसमें भी अपने समय से लड़ने के औजार होंगे, हथियार होंगे, इसमें भी अपने समय से जूझने की क्षमता होगी। यह लेखक भी अपने समय से भिड़ रहा होगा, इसकी रचनाओं में भी ताव होगा, इसकी रचनाओं में भी आग होगी। यह बात समग्रता से मूल्यांकन की है और मुझे लगता है कि हिंदी का समाज इतना उदार है और यहाँ हिंदी का इतना समृद्ध परिवार समूह बैठा हुआ है जो नई पीढ़ी की इस कसमसाहट को समझेगा और इस पर विचार करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।